और ब्रेक के बाद अब बात नेपाल की। 2 दिन की हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल में ओली शर्मा की सरकार तो अपदस्थ हो गई, सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन अब नेपाल में अगली सरकार कौन होगी, अंतरिम सरकार का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक बड़ा असमंजस नेपाल में लगातार बना हुआ है। आज भी दिन भर एक तरीके से जैन जी प्रदर्शनकारियों के बीच में इस बात को लेकर माथापच्ची चलती रही कि अगला चेहरा कौन हो, जिसको लेकर कई नामों के बारे में चर्चा लगातार की जा रही है, लेकिन एक आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही। इस बीच नेपाल की स्थिति को लेकर भारत भी लगातार सतर्क है और सीमावर्ती इलाकों से कई ऐसे कैदियों को पकड़ा गया है जो नेपाल की जेल से भागकर भारत में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पकड़ा गया। इस पूरी घटनाक्रम में किस प्रकार के जमीनी हालात हैं इस वक्त नेपाल में, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद बुधवार से शांति बनी हुई है और सेना ने कमान संभाल रखी है, जिसके बाद हालात तेजी से सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। सिस्टम से गुस्साए जेन जी आंदोलन के बाद ओली सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी है, लेकिन अगली अंतरिम सरकार का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर नेपाल में लगातार मंथन जारी है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने प्रेस वार्ता करके फिर से साफ किया है कि उनका ये आंदोलन नेपाल के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ था, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने घुसकर आगजनी की है। Right now we are trying to dissolve the parliament. That's our first thing we need to do. We are not trying to dissolve our constitution or void our constitution in any ways. Maybe there are certain changes that needs to be made in the constitution for now, but other than that, constitution will remain intact because constitution needs to be there. भ्रष्टाचार के खिलाफ जैन जी ने भले ही विद्रोह कर सत्ता उखाड़ फेंकी, लेकिन अब नेतृत्व तय करने को लेकर युवाओं के आपसी मतभेद भी नजर आ रहे हैं। इस बीच युवाओं ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने को लेकर कई नामों पर चर्चा की है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की से लेकर काठमांडू के मेयर बालेन शाह समेत कई नाम शामिल हैं। सरकार बनाने की कवायद के बीच बालेन शाह ने अपनी दावेदारी को खारिज करते हुए सुशीला कार्की का समर्थन करते हुए एक चिट्ठी जारी कर युवाओं से परिपक्वता दिखाने और संयम बनाए रखने की अपील की है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक बयान जारी किया है। राष्ट्रपति ने नेपाल के लोगों से कहा कि मैं देश की वर्तमान कठिन परिस्थिति से संवैधानिक दायरे में रहकर लोकतंत्र की रक्षा और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वो आश्वस्त रहें कि आंदोलनकारी नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए समस्या का शीघ्र समाधान निकाला जा रहा है। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में संयम के साथ सहयोग करें। नेपाल में कल से लागू कर्फ्यू को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है ताकि शांति बनी रहे। बुधवार शाम से काठमांडू एयरपोर्ट चालू होने के बाद तमाम देशों के नागरिकों का वहां से निकलने का सिलसिला जारी है। एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन ने काठमांडू से उड़ानें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद भारतीयों का वापस आने का सिलसिला जारी है। इस बीच भारत सरकार नेपाल के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय दूतावास हर भारतीय को मदद पहुंचाने में मदद कर रहा है। विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहाँ चिंता हो, कोई वहाँ हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे और हमारे जो वहाँ की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी। नेपाल के अस्थिर हालात के बीच भारतीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है। इस चौकसी के बीच विभिन्न भारतीय राज्यों की सीमाओं पर नेपाल की जेल से भागे 60 से ज्यादा कैदियों को पकड़ा है। इन सभी को सीमा पर बनी चौकियों पर रखा गया है। नेपाल में सड़क के रास्ते आवागमन बंद होने से भारत से नेपाल जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। There are a few trucks which had left quite a few days earlier, and they have been stranded over here unless the situation over there normalizes, and because it is not only the police or the civil administration, a lot of agencies like immigration and customs, everything has to come in play over there. So once the service is restored and people they want to move, they can definitely move over there. नेपाल में ओली सरकार सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन अंतरिम सरकार को लेकर असमंजस खिंचता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो ये अनिर्णय की स्थिति नेपाल के लिए अच्छी नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई नया रास्ता निकलेगा और नेपाल शांति, स्थिरता और विकास के रास्ते तेजी से आगे बढ़ेगा। काठमांडू से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। नेपाल में अंतरिम सरकार पर मंथन जारी, क्योंकि अब समय सबकी निगाहें हैं कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, वो चेहरा कौन होगा। इस विषय पे बात करने के लिए
दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वीना सीकरी जी जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, इसके अलावा अंशु जोशी जी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से ताल्लुक रखती विदेश मामलों की जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वीना सीकरी जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अब नाम कौन होगा, चेहरा कौन होगा अंतरिम सरकार का, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। कौन हो सकता है, एक चीज ये, और क्यों सहमति नहीं बन पा रही है, एक विरोधाभास नजर आ रहा है मौजूदा प्रदर्शनकारियों के बीच में, क्या वजह आप देख रही हैं? कल तक तो लगता था कि स्वीकारी हो गई है और सुशीला कार्की जी, जस्टिस सुशीला कार्की जी का नाम तय हो गया था और वो फर्स्ट लेडी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रही हैं। उनका बहुत ही आदर है पूरे नेपाल में, बहुत ही उनका कि वो बहुत ऐसे समझ जाती, फुल ऑफ टॉप इंटेग्रिटी, फुल ऑफ ऑनर, गुडविल, और उनकी जो जजमेंट्स रहे हैं बिल्कुल फ्री एंड फेयर रहे हैं। तो कल तक तो उनका नाम पूरा बना हुआ था, लेकिन आज सुबह से जब वार्तालाप दोबारा शुरू हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जेन जी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, तो एक सेक्शन है जेन जी का जिन्होंने एक और नाम दिया, और वो है मिस्टर गुलमान घीसिंग का, गुलमान घीसिंग। और वो एक इंजीनियर हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने पावर सप्लाई काठमांडू में ठीक ठाक कर दिया था। तो और कहते हैं कि आज पूरे दिन के दौरान जेन जी के ग्रुप्स में भी भड़क हुई है, वो भी अपने आप में उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, क्योंकि कोई सुशीला कार्की जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई उनको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल बहुत ही पॉजिटिव रोल इसमें अब अपना अदा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से एक सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, क्योंकि सुशीला कार्की के नाम को लेकर यही बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो बन सकती हैं कि नहीं, क्योंकि वहां किसी क्लॉज में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। बस ये तो अंतरिम सरकार है, ये प्राइम मिनिस्टर, रेगुलर प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं, इलेक्शंस होने ही पड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर को बनाने से पहले। तो इसलिए इसी बातचीत पे डिस्कशंस हो रहे हैं नेपाल में, और उम्मीद है कि पूरे नेपाल में जो वायलेंस 2 दिन के लिए बिल्कुल वायलेंस छिड़ गई थी, वो अब संभल गई है और नॉन वायलेंस के तरीके से लोग आ रहे हैं, सड़कें खुली हुई हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको कहा, जेन जी के टू ग्रुप्स में कुछ वायलेंस हुई थी, वो अपने ग्रुप में हुई थी, और पहला जो ग्रुप था हामी नेपाल, उसका तो नामो निशान नहीं है अब, तो उनका तो पता ही नहीं वो पहले थे। शायद लोग कह रहे थे कि ट्रेनिंग भी उन्हीं के थ्रू लोगों ने रिसीव की थी, ये जो बड़ा उन्होंने जी एकदम पूरे नेपाल में युवा को तैयार करके सब सड़क पे आ गए थे, पर लेकिन अब तो हामी नेपाल का कोई नाम निशान नहीं। आपस में एक फ्रिक्शन भी नजर आ रहा है, ये भी अपने आप में कि फैसला लेने में शायद दिक्कत हो रही है। अंशु जी, मौजूदा हालात के मद्देनजर नेपाल में अब आगे क्या और कब तक एक रास्ता खुलता निकलता बनता दिखाई पड़ता है आपको? नरेंद्र जी, मैंने पहले भी जब नेपाल में हिंसा भड़की और हमने चर्चा की दूरदर्शन पे, तो मैंने इस बात को रखा था, तब बालेंद्र शाह का नाम आ रहा था कि उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो मैंने तब भी नेपाल के संविधान की चर्चा करके जो क्लॉज 77(1) है और 77(3) है, इनकी चर्चा की थी। तो 77(1) को यदि हम देखें तो नेपाल के प्रधानमंत्री यदि किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, अपना इस्तीफा सौंप देते हैं जो मंजूर कर लिया जाता है, या फिर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है, तो मतलब हटा दिए जाते हैं अपने पद से। तो उस केस में 77(3) का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो क्लॉज है वो राष्ट्रपति की अनुशंसा से या उनकी अनुमति में ला करके, इस बात को संज्ञान में ला करके, जो सबसे सीनियर मोस्ट जो कैबिनेट का मंत्री होता है, बाकी की कैबिनेट को परमिशन है कि वो अपना काम चलाते रहें एज लाइक द इंटरिम कैबिनेट नाउ, क्योंकि पीएम तो हट गए, और उसमें से कोई एक चेहरे को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रावधान है। तो मैंने तब भी इस बात को कहा था कि बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं, तो बड़ा मुश्किल है, हालांकि जेनजी की चॉइस हो सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन बड़ा मुश्किल है यदि हम संवैधानिक क्लॉजेस के अनुसार देखें तो उनको प्रधानमंत्री घोषित करना, हालांकि इंटरिम सरकार बन रही है ये। तो तब भी मैंने इस बात को रखा था, आज भी रखूंगी, क्योंकि राष्ट्रपति को निर्णय लेना चाहिए कि अंशु जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अंशु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इसी पे थोड़ा सा और क्लियरिटी। 2015 में अभी संविधान बना है नेपाल का, नया संविधान पहले के अलावा, उसमें भी डिसेंट्स हैं अभी। हाँ, क्या उसमें इतनी गुंजाइश है या उसमें अंतरिम सरकार को लेकर भी कोई प्रोविजन या कोई बात कही गई है, या कोई ऐसा ग्रे एरिया जिसका एक्सप्लेनेशन करके मौजूदा हालात से निपटा जा सकता है? क्लॉज 77(3) जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लॉज 77(1) में यदि प्रधानमंत्री किसी कारणवश हट जाते हैं, अब ये कारण कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो जाए, हटा दिए जाए, स्वयं इस्तीफा सौंप दे, जो
कबूल हो जाए, तो उसके बाद क्या, तो 77-3 तो राष्ट्रपति को फ्रेश इलेक्शंस की घोषणा करनी होगी, लेकिन तब तक एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में जो सबसे परिपक्व चेहरा होगा कैबिनेट का, जो सीनियर मोस्ट चेहरा होगा, उसको चुने जाने का प्रावधान है। इसीलिए मैंने बार बार कहा था कि बालेंद्र शाह को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही, देखिए उन्होंने सुशीला कार्की के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया, उन्होंने कहा कार्की जी को बनाया जाना चाहिए। हालांकि वीना जी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठा रही हैं कि इसको लेकर के भी क्लॉजेस हैं कि कैन शी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो वहां पर फिर कुछ और नाम, ये जो कुलमान घिसिंग का नाम आ रहा है, ये भी एक नाम आ रहा है, जेनजी की चॉइस बताए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार को एक ऐसा नाम जिस पर जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव्स, राष्ट्रपति और अभी जो वहां पर बचे खुचे मंत्री या अभी जो लोग हैं जो पुरानी सरकार से हैं, उनके बीच जब तक आपसी सहमति नहीं बनेगी, तो एक आपसी सहमति से नाम घोषित होगा, बिल्कुल, एक अंतरिम नाम अंतरिम सरकार होगी और फिर फ्रेश इलेक्शन की बात। जी वीना जी, सवाल यही कि अगर संविधान के दायरे के तहत परिवर्तन को लाया जाना है, जेन जी जिन नामों की बात अभी तक कर रहा है वो मौजूदा लीडरशिप में से नहीं है, तो ऐसे में किस प्रकार से बात आगे बढ़ेगी ताकि संवैधानिक व्यवस्थाओं की मान्यता भी बनी रहे और परिवर्तन को लेकर जो पूरी इतना बड़ा आंदोलन हुआ है वो भी कम से कम उसका भी एक समाधान निकल सके? जी जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडवाल ने यही कहा है कि वो इसी रास्ते के खोज में है ताकि संविधान को भी मान लिया जाए और नया बंदे को भी बना लिया जाए। ये जो जैन जी का डिमांड, दो और भी उनके डिमांड हैं कि पार्लियामेंट को पूरा डिसॉल्व कर दिया जाए, और इस अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये स्थिति क्या बनती है, क्योंकि फिर सब जो हैं वो सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहे ही नहीं, और वो सीनियर मोस्ट जो थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो उन्होंने तो अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया था लेखक जी ने। तो ये भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट मेरा ख्याल तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल बता सकता है कि ये जो स्थिति बन रही है इसकी अगर प्राइम मिनिस्टर किसी वजह से ना रहे अपने पद पे, इस्तीफा दे दें, कुछ भी दे दें, तो पार्लियामेंट तो रहती है ना, पार्लियामेंट तो कायम होती है, तो उसमें से किसी को चुनना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर कोई भी चुने। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें जेन जी का डिमांड, सबसे बड़ा डिमांड, पहला डिमांड ये है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दीजिए, और पार्लियामेंट आपको चाहिए नहीं ये पार्लियामेंट, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के को देख के हम किसी को चुनेंगे। तो वो एक स्थिति ऐसी चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कोई ना बने, और हमें पता भी है कि शुरू से वो यही कह रहे हैं कि जो अब के जाने माने पार्टीज हैं, नेपाली कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टीज हो, तो वो नहीं चाहते कि इनमें से या तो कोई हिस्सा भी ले और या तो कोई सामने भी आ जाए। तो ये बिल्कुल स्वीकार, उनकी तरफ से स्वीकारी शायद नहीं होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो अंशु जी ने समझाया है, वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये इसके बारे में डाउट होता है। लेकिन जैसे रामचंद्र पौडवाल जी बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, तो जरूर जेन जी के साथ बात करके, और ये टेम्पररी एक प्रोविजन है, एक टेम्पररी प्रोविजन है। अब जेन जी की तरफ से तो वो तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं वो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बदलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक नई पार्लियामेंट इलेक्ट ना हो उसके पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, और ये इलेक्शन के बाद ही आना चाहिए। तो ये जो जेन जी के डिमांड्स हैं, आई थिंक इसके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसे मैं आपको बताऊं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने परसों रात को जब अपनी स्टेटमेंट कायम की, और पहले उन्होंने सर्कुलेट की, फिर उन्होंने खुद स्टेटमेंट को पढ़ा के सबको सुनाया, उसके बाद ही शहर में कुछ शांति आई। उसके पहले तो बिल्कुल लग रहा था कि कहां से कहां बिल्कुल एक कम से कम एक बेहतर स्थिति बिना जी है कि कम से कम सेना के प्रति विश्वास नेपाल में है, इस वजह से एक शांति दिखाई पड़ रही है, अन्यथा 2 दिन की हिंसा की तस्वीरें सबको विचलित करती हैं। अंशु जी, सवाल यह है कि अगर मौजूदा नेपाल की लीडरशिप की बात की जाए तो उसके खिलाफ जेन जी बहुत ज्यादा आक्रोश से भरा हुआ है। नेपोटिज्म को लेकर जिस प्रकार के वीडियोस और तमाम बातें चल रही हैं उसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि साहब कैसे लीडरशिप जो है उन्होंने भ्रष्टाचार करके इतना तमाम चीजों को उन्होंने हासिल किया, और मौजूदा आम लोगों में गुस्सा है उस बात को लेकर। तो अभी इस समय किसी लीडरशिप के लेकर कोई सहमति बने, किसी नाम को लेकर कोई बात हो, ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये अपने आप एक बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखिए, ये एक इंटरिम हम फेज देख सकते हैं, हिंसा और शांति के बीच का जो अभी जो ये ट्रांजिशनल फेज है, तो ऐसी स्थितियां हमें दिखाई पड़ेंगी। लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में हमको इसका हल भी दिखाई पड़ेगा, एक चेहरे पर, एक नाम पर सहमति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप देखिए कि नेपाल के राष्ट्रपति परिपक्व हैं, और 2015 का जो ये संविधान है नेपाल का, इसमें कहीं भी
प्रेसिडेंशियल रूल का, जैसे भारत के संविधान में एक प्रोविजन है, तो राष्ट्रपति शासन की कोई डायरेक्ट बात नहीं की गई है, तो ये भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क वाला पॉइंट है। तो कई लोग ये बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन उसका प्रावधान नहीं है, तो इनको एक चेहरा तो खोजना पड़ेगा। और इसको समझने की बात जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी है और दूसरे लोगों को भी है कि ये अंतरिम चेहरा है। ये जो प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ एक फॉर द टाइम बीइंग, कि जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो जाते, नई सरकार चुन के नहीं आ जाती, नया कैबिनेट नहीं बनता, तब तक के लिए ये चेहरा है। अदरवाइज तो फिर एक बार इलेक्शंस अनाउंस कर देंगे राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना के, पर वो एक व्यक्ति बहुत परिपक्व होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हिंसक स्थितियां नेपाल में बनी हुई हैं, और जेनजी को आप देखिए तो 3 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसका 42% अभी 16 से 40 साल के बीच का युवा वर्ग है, और इसमें 37% जो है वो सारे डिजिटली लिटरेट है, सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जिस चेहरे को चुना जाए वो परिपक्व हो और सर्वसम्मति से हो। तो मुझे लगता है 1-2 दिन का टाइम लगेगा, उसमें सब थोड़ा थोड़ा समझ के और फिर एक सहमति हो सकता है बनती हुई हमें दिखाई पड़े। जी वीना जी, क्योंकि एक लंबा एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर नेपाल में रहा है और हमने देखा कि कैसे 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री 2008 से लगातार बदल गए, तो ये भी अपने आप में आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। नेपाल को अभी फिर से वापस पटरी पर आने और विश्वास बहाली विद इन नेपाल और नेपाल के प्रति अन्य पूरे क्षेत्र की या विश्व का एक विश्वास पैदा हो, उसके लिए भी तो कैसे आगे बढ़ना होगा, उसके लिए क्या करना होगा? से आपने कहा, इनकी सरकारें तो आती हैं जाती हैं, बिल्कुल ही बदल रही हैं बार बार, और लोग वहाँ के कहते हैं कि देखिए ये जो हमारे प्रोविंसेस बने हैं उनमें रीजनल पार्टीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और अब स्थिति ऐसी है कि रीजनल पार्टीज इतनी ज़्यादा हैं कि किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए ये इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो कोई लोग कहते हैं कि चलो प्रेसिडेंशियल सिस्टम किया जाए कि हम एक ही व्यक्ति के लिए अपना वोट देंगे, और ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंबाइन करना कोई इतना आसान काम नहीं है, और इसलिए बहुत ही अनसर्टेनिटी है। क्योंकि और जेनजी की जो बिल्कुल सबसे बड़ी चाहत यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यही रद्द कर दी जाए। आपने देखा होगा जब उन्होंने वायलेंस की, उन्होंने वायलेंस सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे की, सिंगल दरबार, ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग, देन सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, एंटी करप्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के हेडक्वार्टर्स जी। और उन्होंने देखिए कैसे बर्ताव किया है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनकी बीवियों के साथ, शेर बहादुर देउबा की बीवी के साथ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खनाल की बीवी के साथ, ये तो बिल्कुल ही जैसे कि अनएक्सेप्टेबल व्यवहार। तो ये जो इनका व्यवहार रहा है, इससे भी काफी लोग नाखुश हैं, और यही है जेनजी जरूर उनकी मेजॉरिटी है ओवरऑल पॉपुलेशन में, लेकिन जेनजी का जो रवैया रहा है और जो वायलेंस उन्होंने खड़ी की है, इसको लेके भी लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल है, थोड़ा वक्त की सीमा है। अंशु जी, एक आखिरी सवाल कि अब जेनजी के नेता आज लगातार प्रेस से कह रहे थे कि साहब हमारा तो अहिंसक आंदोलन था, हिंसा नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने आके इसको हिंसक बना दिया है। तो ये भी अपने आप में विषय खड़ा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं? निश्चित तौर पर, और ये पहचाने भी जाने चाहिए। और वैसे हम कहते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन नेपाल में इस प्रकार की स्थितियां देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैं आपको कहूं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो निश्चित तौर पर इसका मंथन तो ये जो जितने जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अब जो प्रवक्ता बनकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये तो उनको भी आत्ममंथन करना होगा कि अपने ही देश को जलाकर या मिटा करके उनको उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलने वाला है। जिस तरह का उन्होंने पूरा डेट्रीमेंटल स्टेप्स लिए, जिस तरह से वहां के शासकीय ढांचों को गिराया गया, जलाया गया, तोड़ा गया, तो इसमें अब एक बड़ी धनराशि भी लगेगी, समय भी लगेगा इसको रीइंस्टेट करने के लिए। और इसकी कीमत आम नेपाल के लोगों को ही, और जिसमें जेनजी भी शामिल है, उनको भी एक तरीके से चुकानी होगी, और ये बात भी समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति देना, शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक